सुशांत सरीन जी, केवल इतने से काम चलेगा क्या? हम इसका रीजन माने, आतंकी आते हैं, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगे हुए लोगों पर गोलियां बरसाते हैं। एससीओ की एक बैठक अभी हुई है जहां पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ही प्यार भरी बातें कही गई हैं। आज ही देखिए प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने गए हैं। पता नहीं इसमें कितनी चीजें, कितना सोच होता है और कितना ये टारगेटेड किलिंग्स केवल ये होता है कि चलो डरा दो, बस दिखा दो कि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं होना है, यहां पर बाहरी लोगों का, कश्मीर से बाहर के लोगों का आना मना है, यहां पर हिंदुओं को हम टारगेट करेंगे। लेकिन हालांकि मुस्लिम भी मरे हैं, कश्मीरी भी मरे हैं, जम्मू के लोग मरे हैं, पंजाब के मरे हैं, बिहार के मरे हैं, सब पर प्रहार है। सुशांत सरीन जी। श्वेता, प्रहार तो भारत के ऊपर है और भारत के सारे ही निवासी मारे गए हैं इस हमले में। लेकिन देखिए, अगर मुझे समझ नहीं आती कि देखिए, एक तो ये सॉफ्ट टारगेट था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वहां पर कुछ मजदूर लोग काम कर रहे हैं, तो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए ये आतंकी आ गए, गोलियां चला दी, 7-8 लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया। तो अपने आप को बहुत बड़े मुजाहिद समझते हैं, तो शर्म आनी चाहिए इन सबको और इनके आकाओं को जो पाकिस्तान में बैठे हैं। और अगर ये लोग ये सोचते हैं कि इस तरीके के हमले करके भारत में या कश्मीर के अंदर जो प्रोग्रेस चल रही है या जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हों, उसके ऊपर कुछ ये असरअंदाज हो पाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ये कोशिश करके देखते रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजय जी की बातें काफी हद तक ठीक थी, लेकिन जब आंकड़े बताते हैं तो सिर्फ 2019 के बाद क्यों बताते हैं? आप 2019 से पहले के भी बताइए ना, तब तो कोई तुलना हो सकती है। लेकिन बट दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। द बॉटम लाइन यही है कि देखिए, आतंकवाद ऐसे इमीडिएटली तो खत्म नहीं होगा। जहां तक एससीओ के सम्मेलन की बात थी, ये देखिए श्वेता जी, मेरे को माफ करिएगा, लेकिन ये जो भारत के जो मीडिया कर्मी है ना, ये उनको ज्यादा वो थी, एक उत्साहित हो रहे थे कि जी हम लोग नवाज शरीफ से मिल लिए, इससे मिल लिए, उससे मिल लिए। नवाज शरीफ की औकात क्या है, उसके पल्ले क्या है? उन्होंने 4 चीजें बोल दी। हमारे यहाँ पर जो पत्रकार है वो बहुत खुश होकर ढोल बजाने शुरू कर दिए कि जी पाकिस्तान में माहौल बहुत अच्छा है। ये तो पहले दिन से ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। उसका क्या मतलब है? और जिस बारी जब ये ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान में, जब आपको इस तरीके का संदेश दिया जाता है, तो साथ ही साथ एक आतंकी संदेश भी दे दिया जाता है। तीसरी चीज ये श्वेता जी, देखिए गांदरबल में हुआ है उसी दिन जिस दिन एक बहुत सक्सेसफुल मैराथन रेस का आयोजन हुआ, और उससे एक चंद दिन पहले कश्मीर के अंदर एक बड़ा क्रिकेट का एक महोत्सव, एक लिहाज से आप मान सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी वहां पर गए, वो सब कुछ हुआ। एक नॉर्मल सी की जैसे ही फिजा बननी शुरू होती है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ हरकत करनी पड़ती है। गांदरबल में शायद इसलिए भी क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो शायद वहां पर भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे श्वेता, अगर हम आतंकवाद की बातें करते हैं, ये बात जरूर सही है कि जो जम्मू का क्षेत्र है उसमें पिछले कुछ महीनों में कई आतंकी हमले हुए हैं, और एक लिहाज से सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर शिफ्ट हुआ है आतंकी हमलों का। लेकिन साथ ही साथ कश्मीर के अंदर भी अगर हम ये मान लें कि आतंकी जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, मेरे ख्याल वो एक ओवर स्ट्रेच है। वो एक बार बार वो अपने आप को एक तरीके से रीइन्वेंट करके कोशिश यही करते हैं कि वो दिखाएं, डराएं लोगों को। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है जनरल कुलकर्णी, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया से शुरुआत करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के आसार हैं। कल से रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। संभावना है कि पीएम मोदी कुछ द्विपक्षीय मुलाकातें कर सकते हैं। इससे पहले भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि भारत और चीन लद्दाख में एलएसी पर सेना की गश्त को लेकर एक अहम समझौते पर पहुंच गए हैं। चीन पहले कह चुका है कि कजान के ब्रिक्स सम्मेलन से ग्लोबल साउथ के लिए शांति और विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। हालांकि थोड़ी देर पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने मना नहीं किया और कहा कि ऐसा होता है तो बता दिया जाएगा। This is a multilateral event, though of course there is always a provision for bilateral meetings on the sidelines.
We are currently looking into the overall program of the Prime Minister. There are a number of requests for bilateral meetings, and we will update you on the bilaterals as they evolve as soon as feasible. और चीन को लेकर एस जयशंकर का भी एक बड़ा बयान आया है, उस बयान को भी हम सुना देते हैं। टकराव आसान नहीं होगा, भारत और चीन का अपना अपना नजरिया है। जनरल कुलकर्णी, आज डेप्सांग और डेमचौक को लेकर जो बात आज कही गई विदेश सचिव की तरफ से, ये एक बड़ी कामयाबी है। एक तरफ हम जम्मू कश्मीर की उस घटना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लद्दाख में कम से कम जो दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध, और डेप्सांग में तो आज से नहीं 2013 से जो गतिरोध बना रहा, उसको अगर एक सोल्यूशन के तौर पर हम पहुंचते देखते हैं, ऐसे माहौल में क्या प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात एक अच्छा संकेत दे रही है इस समय? श्वेता जी, मुझे लगता है क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन है और दोनों नेता मिलेंगे, टॉप लीडर्स, ऐसे नहीं होना चाहिए कि माहौल खराब हो। और जिस प्रकार से रशिया में हो रहा है, और पुतिन खुद भी चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो है वो संबंध अच्छे हों, उस हिसाब से मुझे लगता है ये जिस प्रकार से अभी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में जो डिसएंगेजमेंट का माहौल है, और खासकर डेप्सांग और डेमचौक के बीच में, जिससे कि कम से कम पेट्रोलिंग जो है, तो मेरा ये मानना होगा कि जब तक हम स्टेटस को एंटे पे नहीं जाएंगे, अभी बहुत जल्दी है, पूरा पता नहीं चला है क्या है। सही बात है, अभी डिसएंगेजमेंट की बात है, देखना है कि किस म्यूचुअल आप पेट्रोलिंग पर अग्री करके दोनों देशों की सेनाएं अब खैर मैं जम्मू कश्मीर की खबर पर लौटकर आपसे जानना चाहती हूं कि ये टारगेटेड किलिंग से डील करने का तरीका, कहां पर गलती हो रही है, कहां चूक हो रही है, क्यों इस तरह की घटनाएं नहीं खत्म हो रही हैं? जनरल कुलकर्णी। श्वेता जी, बात यह है कि ये जो आर्टिकल 370 को हम लेकर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में जो एक उनका अपना अपना स्टैंड है, मुझे लगता है आर्टिकल 370 का ये जो इट वाज शोइंग द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म, और जब वो हट गया है ये जो एक तरीके से, तो उसके ऊपर सब पार्टियों ने मानना चाहिए ये आर्टिकल 370 हैज बीन एब्रोगेटेड, देयर शुड बी नो डाउट। इमरान काजी जी, बहुत मुश्किल होता है कि लोगों के मन में भी भरोसा आए। एक तो जब पर्यटकों के ऊपर, मतलब जो नॉन कश्मीरीज हैं जो बाहर से जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनके ऊपर अगर इस तरीके का हमला होता है, वो मजदूर जो अपने घरों को छोड़कर आकर यहां पर काम कर रहे थे, उनके ऊपर हमला होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ से क्या आपको लगता है कि उन लोगों को मुआवजे के साथ साथ देश को एक आश्वासन की जरूरत हो जाती है इस समय कि सब सेफ रहेंगे वहां पर जो भी आए? देखिए श्वेता जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में पीस रहे और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को हमेशा जिंदा रखा जाए। आप देखेंगे कभी भी 90s के दौर में जब आप देखेंगे यहाँ पे दहशत का माहौल था, लोग घरों से निकलने डरते थे, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं थे, रोड नहीं थे, बिल्डिंग्स नहीं थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। उन हालातों में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक तंजीम थी जो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए निकली थी। उसके लिए जितनी कुर्बानियां, हजारों वर्कर्स की कुर्बानियां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी। हमारी कभी कोशिश नहीं रही है कि यहाँ पे कोई माहौल खराब हो। हमने हमेशा तरक्की को और अमन को बढ़ावा देने की कोशिश की है हमेशा। और आज ये देखिए, ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, लोकल नॉन लोकल की नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आतंकवाद जो है इसका कोई दीन धर्म नहीं। आप देखिए, जब उन्होंने वहां पे गोलियां चलाई, क्या वो वहां पे उनको पता था कि यहाँ पे एक डॉक्टर कश्मीरी भी है, यहाँ पे मुसलमान भी है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी कोई है? उनके लिए कोई दीन धर्म नहीं है, उनके लिए कोई जात पात नहीं है। यहाँ पे आतंकी ने आतंक फैलाना है और यहाँ की पीस को, और वो जो एक देखेंगे जहां पे वो काम चल रहा था, वो एक ब्रिज बन रहा था जो 6 महीने एरिया कट ऑफ रहता है बाकी एरिया से। जब वहां पे बर्फबारी होती है, वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वहां के लिए, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी भी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है कि ये किसी भी तरीके से तैयार होना चाहिए। उस चीज को रोकने की कोशिश की है आतंकवाद ने वहां पे।
नहीं, और बाकी रही बात सईद जैसे जफर आज इस्लाम, के- ये बहुत बहुत एक गंभीर वो है, डेवलपमेंट है। एक सेकंड, श्वेता जी, जी एक जी जी, सेकंड, कंप्लीट एक कीजिए। सेकंड। और मैं देख रहा हूं कि आज भी भाजपा के लोग इसको पॉलिटिसाइज करने से नहीं चूक रहे हैं। इन चीजों पे मैंने पहले भी कहा, इन चीजों पे पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। 370 की बात तो आप भी लेकर आए ना। देखिए, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिसाइज आप लोग दोनों कर रहे हैं। 370 आपने भी कहा कि देखो ये तो दिखा रहा है कि आतंकवाद नहीं खत्म हुआ यहाँ पर, तो आप भी तो कर रहे हैं, तो उतनी नहीं 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 नहीं, हम ये लोगों को, देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं, जो एक कंसेप्ट क्रिएट किया गया है पूरे मुल्क में कि यहाँ पे जो आतंक हुआ था वो 370 की वजह से था। और मैं भाजपा के लोगों को एक चीज से बड़ा हैरान हूं कि जब ये जम्मू कश्मीर से बाहर बात करते हैं, जम्मू कश्मीर आतंकवाद के लिए, तब ये पाकिस्तान को दोषी ठहराते हैं, और जब ये जम्मू कश्मीर में आते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, तब ये अब्दुल्ला फैमिली या मुफ्ती फैमिली को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बताइए जफर इस्लाम जी। देखिए, बदलते हुए समय में अगर उनका भी मानसिक संतुलन बदल रहा है और उनकी सोच बदल रही है, तो जाहिर है कश्मीर को उसका फायदा होगा। कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर बदल चुका है। कश्मीर जो पहले था वो कश्मीर अब रहा नहीं। इनको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, इसलिए कि वहां पर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, कट्टरपंथियों के लिए कोई जगह नहीं है, वहां विकास के लिए जगह है, वहां के लोगों के खुश जो बेहतर जिंदगी बनाने के लिए जो हमारी सरकार कमिटेड है और उस सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटेड है, उसके साथ मिलजुल कर आपको भी उनके लिए काम करना पड़ेगा। अब तक की सरकारें क्या करती थी, वहां जो 370 से पहले के जो बार बार आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो अपने लिए जीती थी, जनता के लिए नहीं, कश्मीर के लिए नहीं, वो सिर्फ परिवार के लिए जीती थी। इसलिए कि उसका फायदा कोई हिसाब किताब नहीं। अब हर पाई का हिसाब भी होगा, जनता को जो मिलना है उसका भी हिसाब होगा, और जनता के भलाई के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से वेलफेयर स्कीम जाती है उसका भी जो फायदा जो हो रहा है। कश्मीर में बहुत दौरे किए हैं मैंने, बेइंतहा दौरे किए हैं, इलेक्शन के समय, इलेक्शन के बाद भी पार्टी के काम के लिए। मैंने जो वहां देखा, गुर्बत देखी, और गुर्बत का कारण कौन था? जाहिर है दो तीन बड़े परिवार जो थे वही गुर्बत का कारण थी, इसलिए कि उन लोगों की वजह से ही वहां गुर्बत रह गई थी। आज खुशगवार माहौल में जी रहे, धीरे धीरे वहां पर बेहतर जिंदगी हो रही है, और सरकारी निजाम से जो पहुंचना चाहिए था उनको, जो कभी जिससे वो जो कभी पहुंच नहीं पाया, आज वो पहुंच रहा है। तो लोग वहां कुछ, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि 0 टॉलरेंस होना चाहिए टेररिज्म पे, और आतंकवाद को खत्म करने जो के चीज लिए अजय जी कह रहे हैं कि पार्टियों को भी साथ बैठकर एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, ये भी तो होगा ना एजेंडे में। सबका हिसाब होगा तो आतंक का भी तो हिसाब होगा। बिल्कुल, हम कहा, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि हम तो आतंक को खत्म करने के लिए हमें सहयोग चाहिए। अब चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार से मुझे यही उम्मीद है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शाने बशाना हाथ से पकड़ के आगे चलेगी, ताकि टेररिज्म का खात्मा करे और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो हमने जो पिछले 5 सालों में क्रिएट किया है, उसको वहां पर फिर से पूरे प्रदेश में उसी तरह से नाफिज करे, ताकि आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो और टेररिज्म का खात्मा हो। लेकिन आज के दिन में, जैसा सरीन साहब भी कह रहे थे, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए कि मिलिट्री एक्टिविटीज वहां ज्यादा बढ़ जा सकती है, थोड़ा स्मूथ हो जाता है, इसलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की कोशिश करते हैं कि वहां फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने। लेकिन इनको बताना चाहता